Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome to my class. Today we are going to discuss the jurisdiction of the powers of the Supreme Court. And you know that in the previous lecture we discussed the Supreme Court structure, organization, appointment and rest of things associated with the Supreme Court. And today we are going to discuss the functions and the powers of the Supreme Court. If you look at the board, I have written here the main function of the Supreme Court. As you see here, original jurisdiction, writ jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, court of the record, power of the judicial review, constitutional interpretation and other powers. चलो इन्हीं पावर्स का इलाबरेट इन डिटेल मैनर में देखते हैं. पहले देखते हैं original jurisdiction और original powers of the Supreme Court क्या है. As you know that the Supreme Court is the federal court. So it has authority to decide over the disputes involving the federal units. You know that the federal units or federal constituents are the states. इसलिए जो भी federal disputes हैं disputes between federal units ये क्या कर लेता है, जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं किनके बीच, फेडरल यूनिट्स के बीच, और इन अदर वर्ड्स द स्टेट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन, जो इनके बीच डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट इनको रिजॉल्व कर लेता है. तो ये फेडरल यूनिट्स अगर मैं ब्रीफली कहूँगा फेडरल यूनिट्स क्या क्या होते हैं और डिस्प्यूट्स किन के बीच हो सकते हैं, ये किसके बीच हो सकते हैं, सेंटर के बीच हो सकते हैं एंड स्टेट्स के बीच हो सकता है, या तो क्या हो सकता है कभी कभी सेंटर प्लस वन और more states on one side versus other states इनके बीच हो सकता है, या क्या हो सकता है among the states इनके बीच ये डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. और इन डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट. Only Supreme Court can solve the disputes arising out of फेडरल यूनिट्स, amongst the फेडरल यूनिट्स. अगर ये डिस्प्यूट्स इनके बीच अराइज हुए तो खाली सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर्स है इनको रिजॉल्व करने के लिए. कोई और कोर्ट इनको रिजॉल्व नहीं कर सकता, इवन के हाई कोर्ट्स भी रिजॉल्व नहीं कर सकते. इसीलिए वी कैन सी हियर दैट इट इज द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court. Exclusive क्यों है? Because no other court is empowered to resolve these disputes or these kind of disputes. And original in the sense that original in the sense that a party can directly move to the Supreme Court and not necessarily by the way of appeal. That means in the first instance the party can approach the Supreme Court. यहाँ पे इस जुरिस्डिक्शन में कुछ एक्सेप्शंस है. दैट मीन्स कुछ चीज़ें इस जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, जो इंक्लूड नहीं की जाती है इस जुरिस्डिक्शन में. दे आर वो क्वेश्चंस विच आर पॉलिटिकल नेचर. अगर क्वेश्चंस इन्हीं के बीच है लेकिन दे आर डिस्प्यूट किसी चीज़ पे है, किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन पे डिस्प्यूट है, किसी मैटर पे जो पॉलिटिकल इन नेचर है, वो इस जुरिस्डिक्शन में एंटरटेन नहीं किया जा सकता. सेकंड ये है कि कोई प्राइवेट मेंबर कोई सूट फाइल करता है अगेंस्ट द स्टेट और सेंटर, तो वो भी इस जुरिस्डिक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता है. वन मोर थिंग इज दैट कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे वो ट्रीटी हो, अगर कोई सनद हो या कोई एंगेजमेंट हो या लाइक इंस्ट्रूमेंट्स और अदर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, अगर उनके तहत कोई डिस्प्यूट अराइज होता है वो भी इस जुरिस्डिक्शन में एंटरटेन नहीं किया जा सकता. एंड वन मोर थिंग कि अगर कोई एग्रीमेंट कंक्लूड किया जाता है, कोई ट्रीटी कंक्लूड की जाती है और वो इस ट्रीटी में उस एग्रीमेंट को इस जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा जाता है, तो वैसे जो डिस्प्यूट उसमें अराइज होगा तो वो डिस्प्यूट इस जुरिस्डिक्शन में एंटरटेन नहीं की जाएगी. और उसके अलावा अगर अगर इंटर स्टेट्स में कोई वाटर इश्यूज है या वाटर मैटर्स रिलेटेड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग ऑफ द वाटर शेयरिंग, अगर वाटर शेयरिंग पर कोई डिस्प्यूट्स है वो भी एंटरटेन नहीं किए जाते. जो मैटर्स फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमेटी को रेफर किए गए हैं वो भी इसमें एंटरटेन नहीं किए जाते हैं. इवन कि अगर स्टेट्स या सेंट्रल स्टेट्स के बीच कोई कमर्शियल
नेचर का कॉमन कमर्शियल नेचर का मैटर होगा उसको भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस जुरिडिक्शन में इंक्लूड नहीं की जा सकती। जो नेक्स्ट पावर है दैट इज द रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन, एज यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द सुप्रीम कोर्ट एज द protector and defender of the fundamental rights, protector of the fundamental rights, a custodian of the fundamental rights। तो अगर ये कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स का, डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स का, प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, ओब्वियसली तो इसके पास वो सब पावर्स है जिनके थ्रू उन राइट्स को क्या किया जा सकता है, सेफ रखा जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या अगर वो वायलेट हो जाते हैं उनको इन्फोर्स किया जा सकता है और रेस्टोर किया जा सकता है। तो इसीलिए इसके पास रिट इशू करने के पावर्स है। क्या इशू करने के पावर्स है? रिट इशू करने के पावर्स है, रिट पावर्स। उसके पास क्या है? पावर्स है, ताकि क्या रिट इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और वो क्या रिट्स है वो मैंने पढ़ा है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स से इशू कर सकता है, 5 टाइप्स। एंड यू नो दीज आर क्या है? हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो एंड देयर इज सर्टोररी। ये कुछ रिट्स है, ये कुछ रिट्स है जो इशू कर लेता है फॉर द फंडामेंटल राइट्स, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। And you know that this is also the original power of the Supreme Court। ये original power है Supreme Court का, Supreme Court का ये original power है, but not exclusive power। Original power in the sense जो victim होगा जिसके rights violate किए जाएंगे वो directly Supreme Court जा सकता है, not only against the against an appeal of a high court or any other court। वो क्या जा सकता, sorry, of high court only, of high court, appeal of the high court, वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, अंडर आर्टिकल 32। तो इस तरह से ऑरिजिनल जुरिडिक्शन है, लेकिन एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है। क्योंकि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ये पावर्स कंकरेंट है विद दैट ऑफ द हाई कोर्ट्स। क्यों? यू नो दैट अंडर 226 हाई कोर्ट इज आल्सो एम्पावर्ड टू इशू द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऑल्दो ये डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट खाली फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू नहीं करता, बाकी मैटर्स के लिए भी बाकी लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ये भी रिट्स इशू कर सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये रिट जुरिडिक्शन है, ये जो रिट जुरिडिक्शन है ये ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं बिटवीन द फेडरल यूनिट्स, हाई कोर्ट उनको एंटरटेन नहीं कर सकता, हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो चीज़ें नहीं आती, इसीलिए एक्सक्लूसिव पावर्स है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन ये वाले पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये वाले पावर्स हाई कोर्ट के पास भी है। इसीलिए जो विक्टिम होगा उसके पास ऑप्शन है, या तो वो हाई कोर्ट जा सकता है या तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहाँ पर भी वो डायरेक्टली जा सकता है और ओब्वियसली तो ये तो ऑप्शन ही है, यहाँ पर भी जा सकता है। तो ओरिजिनल पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन क्या है, नो एक्सक्लूसिव पावर्स नहीं है। जो नेक्स्ट वन इज दैट इज एपीलेट जुरिडिक्शन। एज यू नो दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया ही, और साथ में इसने क्या किया, ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल जो है, ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करता था बिफोर द इंडिपेंडेंस, और जब बिफोर द इंडिपेंडेंस, और सिंपली वी कैन से जब इनॉग्रेट किया गया, इनॉग्रेशन ऑफ द बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तब तक अगर कोई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था तो कौन था, ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल। अब सुप्रीम कोर्ट को जब इनॉग्रेट किया गया 1950 में, तो इसने इसको भी क्या किया, रिप्लेस किया। तो ऑब्वियसली आज अगर प्रेजेंट इंडिया जो है, इसके अगर यहाँ पर कोई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। आप किसी भी जजमेंट के खिलाफ क्या कर सकते हो, एक अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, एक अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। एनी जजमेंट ऑफ एनी लोअर कोर्ट, एनी जजमेंट ऑफ एनी लोअर कोर्ट, एनी जजमेंट ऑफ एनी लोअर कोर्ट, इसके अगेंस्ट ऑफ अपील क्या कर सकते हो, अपील किस में कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। और सिंपली यू कैन, जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये अपीलेट जुरिडिक्शन किन किन मैटर्स में एंजॉय कर सकता है, एंटरटेन कर सकता है। तो दीज आर, एक तो सिविल मैटर्स है,
civil matters or civil cases, we can say simply. Second is constitutional cases. Third is criminal cases. Fourth one is special leave. Special leave. Civil matters or civil cases. When an appeal can be made into the Supreme Court against any judgment of the High Court in case of civil matters is that when the High Court sees that, or when the High Court decides that the case has arisen or the question of a law has arisen, that involves the interpretation of the Constitution, that involves the interpretation, or that the matter has arisen, that involves the substantial question of law, and needs to be decided by the Supreme Court, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, उस टाइम हम सुबह हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकते हैं. कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में. नाउ व्हेन उस तरह का केस हुआ, केस अराइज होगा जिसमें क्या होगा, जो इन्वॉल्व क्या करता होगा, इन्वॉल्व्स एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस. एंड हाई कोर्ट को क्या लग रहा है, हाई कोर्ट को लग रहा है इट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. तो जब ये हाई कोर्ट सर्टिफाई कर लेता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल केस और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. जब हाई कोर्ट को ये लगता है कि नहीं ऐसा कोई केस सब्सटेंशियल क्वेश्चन अराइज हुआ है that involves that needs the interpretation of the Constitution, ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है that involves the interpretation of the Constitution by the Supreme Court, और उस टाइम आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इस टाइम आप जजमेंट के खिलाफ, दैट मीन्स हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट. किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड that the case or the matter was wrongly decided, That means constitutional interpretation, जब interpretation of the law की जरूरत हो, और interpretation of constitution, ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज जब होगा जिसमें किसकी जरूरत पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन को की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े, और लॉ के इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े, तो उस टाइम हाई कोर्ट सर्टिफाई कर लेता है कि ये क्वेश्चन कौन और ये केस कौन डील कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट, और उस टाइम आप अपील कर सकते हो उस केस के अगेंस्ट. कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में. इन क्रिमिनल केसेस में कब आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट. क्रिमिनल केस में आप सिंपली क्या कर सकते हो, इन क्रिमिनल केसेस अगर क्या होता है, अगर हाई कोर्ट क्या कर लेता, अगर हाई कोर्ट ऑन अपील reverses the order of acquittal, and convicts a person and sentences, reverses the order of acquittal and gives or provides sentence of death or death sentence or life imprisonment or imprisonment for 10 years अगर क्या कर लेता है हाई कोर्ट, उसको किसी लोअर कोर्ट के खिलाफ, जो स्टेट में लोअर कोर्ट होगा उसमें जो डिसीजन लिया गया, किसी पर्सन के खिलाफ कोई जजमेंट आया और हमने उस जजमेंट के खिलाफ क्या अपील की हाई कोर्ट में, लेकिन उस जजमेंट में उस पर्सन को, एक्यूज पर्सन को एक
एक एक्वाइटल क्या हो, एक एक्वाइटल जजमेंट, एक एक्वाइटल ऑर्डर मिलना चाहिए, एक एक्वाइटल स्टेटमेंट मिलना चाहिए। एक्वाइटल मीन्स वो उसको ना चार्जेस से फ्री किया जाता है, जो भी चार्जेस उसके खिलाफ जो भी चार्जेस उसके खिलाफ लगाए जाते हैं उस चार्जेस को कोर्ट में क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है और उसको फ्री किया जाता है। जब उस जजमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट में क्या करते हो, अपील करते हो, और हाई कोर्ट इस केस को एंटरटेन कर लेता है और फिर ये ऑर्डर रिवर्स कर लेता है, और इसको रिवर्स करने के बाद उस बंदे को, उस एक्यूज्ड पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, या क्या किया जाता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया जाता है, ये वाला पनिशमेंट दिया जाता है, या उसको 10 साल के लिए क्या किया जाता है, इम्प्रिजन किया जाता है। और उस टाइम आप अपील कर सकते हो, उस टाइम आप अपील कर सकते हो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा ये है कि अगर क्या कर लेता है, अगर हाई कोर्ट क्या कर लेता है, किसी भी लोअर कोर्ट के पास अगर केस होगा, उस केस को वो ट्रांसफर कर लेता है और कहाँ ले आता है, अपने पास, और फिर डिसाइड कर लेता है उस केस को, और उसके बाद उसमें यही सेंटेंसेस, यही पनिशमेंट उस पर्सन को प्रोवाइड किए जाती है। या तो उसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है, और या तो उसको इम्प्रिजन किया जाता है पूरी लाइफ के लिए, या तो 10 साल के लिए उसको इम्प्रिजन किया जाता है। लेकिन ये कब, जब कोई केस पेंडिंग कहाँ पे होगा, या चल रहा होगा, अंडर ट्रायल होगा किसी भी लोअर कोर्ट में, किसी भी लोअर कोर्ट में, जो स्टेट जो हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स हैं उनमें अगर किसी भी कोर्ट में क्या होता है, कोई केस चलता है, अभी ट्रायल में है, तो उसने उस केस को ट्रांसफ़र किया, और खुद ही फिर उस केस को रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व करने के बाद ये वाले सेंटेंसेस उस विक्टिम को और उस एक्यूज्ड पर्सन को प्रोवाइड किए। उस टाइम पे आप अपील कर सकते हो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, और अपील कर सकते हो। और इन 2 केसेस में, इन 2 केसेस में आपको ये याद ही रहना चाहिए, यहाँ पे हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ये जो अपील आप कर सकते हो, इट्स अ मैटर ऑफ राइट, इट्स अ मैटर ऑफ राइट। ये राइट एक राइट है हर किसी बंदे के पास, कि कोर्ट के पास भी राइट है इस चीज़ को हियर करना। तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। या इसके अलावा अगर क्रिमिनल केस में ऐसा कोई इशू होगा जिसको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो उस टाइम भी आप अपील कर सकते हो। और नेक्स्ट वन जो है, दैट्स बाय स्पेशल लीव, दैट्स बाय स्पेशल लीव, स्पेशल लीव, स्पेशल लीव, स्पेशल लीव मीन्स एक स्पेशल परमिशन चाहिए, स्पेशल परमिशन चाहिए। ये एक रेजिडरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर, और रेजिडरी पावर जिसको हम कह सकते हैं, और डिस्क्रिशनरी पावर भी कह सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक रेजिडरी पावर और डिस्क्रिशनरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये जब सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा कोई केस मुझे सुनना है, कोई केस सुनना है तो सुन सकता है, तो नहीं सुनना है तो नहीं सुन सकता, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर्स है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिले हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इस वाले केस को सुनने से पहले सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, परमिशन देनी होगी, परमिशन देनी पड़ती है किसी जजमेंट को सुनने के लिए। दैट मीन्स आप इस जुरिस्डिक्शन में, आप इन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट, एनी जजमेंट, किसी जजमेंट के अगेंस्ट ऑफ एनी लोअर कोर्ट, ऑफ एनी लोअर कोर्ट, ऑफ एनी लोअर कोर्ट, ऑफ एनी लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और मार्शल कोर्ट, मिलिट्री ट्राइब्यूनल और मार्शल कोर्ट। इनके अलावा जो भी हमारी टेरिटरी में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और विद इन इंडिया जो भी कोई कोर्ट है या कोई भी ट्राइब्यूनल है, उसने कोई भी जजमेंट अगर दिया होगा किसी भी मैटर के रिलेटेड, आप क्या कर सकते हो, आप इस वाली जुरिस्डिक्शन के अंदर, इस वाले प्रोविजन के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, और आप खाली हाई कोर्ट के खिलाफ ही नहीं, किसी भी कोर्ट के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो। सेकंड, एक डिस्क्रिशनरी मैटर, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू एंटरटेन द केसेस अंडर दिस प्रोविजन।
अंडर दिस प्रोविजन। तो स्पेशल लीव है। नेक्स्ट जो है दैट्स द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दैट्स द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सॉरी दैट्स द एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एंड यू नो दैट के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को एम्पावर किया है, वो एडवाइस मीन्स ओपिनियन सीख कर सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, अंडर आर्टिकल 143 एज यू नो, under article 143 this is the article in our constitution that empowers the president to seek the advice of the supreme court, to seek the advice of the supreme court in the cases अगर कोई question of law arise हुआ होगा या likely to arise or any matter of public importance has arisen or likely to arise in that situation वो क्या कर सकता है? In that situation president can seek the advice from the supreme court, और second pre-constitutional treaty अगर होगी, pre-constitutional cases or matters, अगर क्या होता है कोई pre-constitutional एग्रीमेंट हो, चाहे वो ट्रीटी हो या सनद हो या इवन की कोई एंगेजमेंट हो और लाइक इंस्ट्रूमेंट, अगर उनके रिलेटेड कोई मैटर, कोई इशू क्रिएट होता है तो उनके रिलेटेड भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस हासिल कर सकता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, सनद, एंगेजमेंट एट्सेट्रा, है ना। और यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दैट मीन्स इन दो सिचुएशंस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। इन दिस केस अगर हम देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो एडवाइस दे। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट मे एक्सेप्ट और मे रिफ्यूज to give the advice, to the president. That means यहाँ पर अगर इस वाले सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मांगता है तो उस वाले रिक्वेस्ट को क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है। और यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर तो एडवाइस देनी ही देनी है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस रिजेक्टेड वो वाली रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोनों केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी? एडवाइस दी है किसको? प्रेसिडेंट को। दैट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, दैट्स नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। जो उन्होंने एडवाइस दिया वो जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट उसको फॉलो करे, प्रेसिडेंट उसको फॉलो भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। This is the advisory jurisdiction of the Supreme Court. Next is the Court of Record. सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पूरे तमाम ऑर्डर्स, इसके जजमेंट्स, इसके एक्ट्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसके जो जजमेंट्स होंगे, इसके ऑर्डर्स, इसके एक्ट्स इनको रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड क्यों किया जाता है? टू यूज एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड रेफरेंसेस इन फ्यूचर। कोई जजमेंट आया उसको रिकॉर्ड किया जाता है, कोई ऑर्डर्स ने दिया उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो बाद में फ्यूचर में उनको क्या लीगल प्रेसिडेंट्स और लीगल रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं। इसीलिए जजमेंट्स एक्ट्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एंड कोई भी लॉ, एज यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज द guardian of the constitution. Supreme Court is the guardian of the constitution. And जब एक गार्डियन है तो ओब्वियसली उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा। इसलिए कोई भी लॉ और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, कोई भी लॉ जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर बनाए या पार्लियामेंट बनाए और सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेता है? उस लॉ को चेक कर लेता है, उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चेक कर लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है दिस इज द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो लॉ क्या डिक्लेयर कर लेगी? सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर लेगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर लेगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर मीन्स अल्ट्रा वेरीज, यहाँ का क्या लेगा? इनवैलिड डिक्लेयर कर लेगा, इलीगल डिक्लेयर कर लेगा, मीन्स नल एंड वाइड।
अगर उसे लगा कि वो जो लॉ उन्होंने बनाया लॉ इज द वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, violative of constitution, and Supreme Court can declare that law as violative of constitution, or simply we can say if Supreme Court finds that law ultra vires, जब सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को क्या देखता है, वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायरीज, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, illegal and invalid, मतलब invalid, null and void, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये पावर्स बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपको पता ही है, ये भी आपको हाँ, जुडिशियल रिव्यू की बात हम अभी तक कर रहे थे कि जो मैं पढ़ा रहा था, ये भी जुडिशियल रिव्यू की बात मैं कर रहा था कि जो पावर्स मिले हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स मिले हैं, कोई भी लॉ अगर बनाई जाए, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर दिया जाए तो उसको वो रिव्यू कर लेता है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा तो यही चीज़ें की जाएगी जो मैंने अभी बोली। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, एज यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को क्या करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, फाइनल। इवन की जो वर्बेज, इवन की जो टर्म्स कहाँ पे यूज़ की जाती है, कहाँ पे यूज़ की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये जो डिफिनेशन देगा या ये जो उनके इंटरप्रिटेशन देगा, मीनिंग देगा, वो फाइनल होगा। नेक्स्ट अदर बाकी जो इसके पास अदर पावर्स भी है जो हमने बीच बीच में डिस्कस किए, जैसे कि अगर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना खाली इसी के पास पावर्स हैं। और साथ साथ में अगर ये क्या कर लेता है, ये जो इंक्वायरी कर लेता है, इंक्वायरी कंडक्ट कर लेता है व्हेन इन केस ऑफ किसमें जो चेयरमैन होगा और मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जब वो मैटर्स ये वाला केस इसको रेफर किया जाएगा, प्रेसिडेंट कर लेगा। और अगर वो उनको अपहेल्ड करना है एज ए गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, तो उस टाइम फिर रिकमेंड कर लेता है, एडवाइस कर लेता है, रिकमेंड कर लेता है प्रेसिडेंट को उनको रिमूव करने के लिए। एंड इन दैट केस प्रेसिडेंट के लिए वो ज़रूरी है कि वो उसके एडवाइस को फॉलो कर ले, इसके रिकमेंडेशंस को फॉलो कर ले। और इसके अलावा भी इसके पास और पावर्स है, जैसे कि अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, और अपने डिसीजंस को रिवाइज कर सकता है, अपने डिसीजंस को क्या कर लेता है, रिवाइज कर सकता है। तो ये कुछ पावर्स है जो अदर पावर्स इसके पास है। इसके अलावा भी बहुत सारे पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास, हर पावर हमें डिस्कस नहीं करना है, जो बाकी एक्स्ट्रा पावर्स है वो डिस्कस नहीं करनी है। कुछ मेन पावर्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। तो आई होप कि दैट इट्स क्लियर टू यू, एंड अगर कोई डाउट भी होगा, क्वेश्चन भी होगा, आप प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।